हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ में। साथियों, हमने आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का जो पेपर चल रहा है उसके क्वेश्चन और मैथ में आए हुए क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू की थी, जिसकी आज हम दूसरी क्लास कर रहे हैं। इस क्लास में 12 और 13 अगस्त को आए हुए शिफ्टों के मैथ्स के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे और देखेंगे 12 और 13 अगस्त को मैथ का कैसा लेवल रहा। हम थोड़ा लेट ज़रूर हैं, लेकिन आपके लिए जेन्युइन एग्ज़ाम में आए हुए रियल क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखते हैं कैसे आए क्वेश्चन 12 और 13 अगस्त को। पहला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। सीधा सा क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, बिना पेन पेपर के आप इसे कर सकते हैं। फिर भी हम देखते हैं, ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी से 3 गुना कुशल है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। कौन कौन दिया गया हमें? ए और बी, और दिया ये गया है कि ए बी से 3 गुना कुशल है, यानी हमें इफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है ए और बी का 3 और 1, और ये भी दिया गया है कि ये दोनों मिलकर 18 दिन में इस काम को पूरा कर देते हैं। दोनों की इफिशिएंसी हुई 4 और 18 दिन में अगर इसको पूरा करते हैं तो हमारा टोटल वर्क निकल कर आया 72। अब हमारे पास 72 टोटल वर्क है और हमें पूछा गया है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। बी की इफिशिएंसी है 1, तो हमारा आंसर आएगा 72 डेज। लेकिन अगर इसी जगह हमें ये पूछता कि ए, बी की जगह अगर ए कर देता है कि ए अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो कितना आंसर आता अपना? साथियों, ए की इफिशिएंसी बी से 3 गुना है, यानी 3 है, तो ए उससे 3 गुना कम टाइम लेगा, यानी 3 की इफिशिएंसी काम करेगा, तो 24 3 72। ये पहला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सीधा विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, बिना किसी पेन पेपर की सहायता से आप इसे कर सकते हैं। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 13 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, तो समान वार्षिक दर से कितने वर्षों में वह स्वयं की 9 गुना होगी। कोई भी राशि थी, ए मान लिया, एक्स मान लो, 13 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो गई। 13 साल इसको लग गए और ये 3 ए हो गई। ब्याज की दर वही है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ समय बढ़ रहा है। तो अब ये 9 गुना कितने वर्षों में होगी? अगले और अगर 13 वर्ष लग जाएं तो क्या ये 3 से 9 हो सकती है? बस इतनी सी बात थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य के 9/11 भाग में बेचने पर व्यापारी को 10% की हानि होती है। यदि वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य से 5% कम पर बेचा जाए तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। वस्तु का कोई मूल्य है, वास्तविक मूल्य है, कितना दे रखा है? 11, और उसके 9वें भाग में बेचा गया, यानी 9 में बेचा गया। क्या मैं इसको 110 और 90 बोल दूं? कोई फर्क पड़ेगा? अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वस्तु का मूल्य 110 था, उसको 90 में बेच दिया गया और बोल रहा है व्यापारी को 10% की हानि हुई, यानी ये है 90% के बराबर, और व्यापारी ने खरीदा 100% में, यानी व्यापारी ने खरीदा था 100 रुपये में। यदि वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य से 5% कम पर बेचा जाए तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
5% कम पर। ये 5% किस में कम करेगा? ये जो इसका वास्तविक मूल्य है 110, जिसे हम मार्क प्राइस बोलते हैं, इसमें कम करेगा तो कितना आएगा? 105%। यही आएगा। ये देखने को मिला है। 105% मानकर 5% जो एग्जामिनर ने पहले ही, यानी ए में ABCD 4 ऑप्शन होते हैं, पहले ही ऑप्शन में ये 5% डाला था और कई बच्चों ने उसे टिक भी किया है। ये देखने को मिला। लेकिन हमें क्या है, क्वेश्चन को सही तरीके से सोल्व करना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसको देखना है। हमें बोल रहा है कि इस मूल्य में हम 5% कम करेंगे, यानी इसका 95% होगा। उस पर हम इसको बेचेंगे। कितना आएगा? 109.5, 11, 99, 5.5, 104.5। 100 में व्यापारी ने वस्तु को खरीदा, 104.5 में बेच रहा है। व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना रहा? 4.5%। ये इसका रियल आंसर था। लेकिन बहुत से बच्चों ने 5% पहले ही ऑप्शन को देखकर टिक किया है और सरासर गलत किया है क्वेश्चन को आते हुए। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर फिर 30% बढ़ा दिया जाए, परिणाम स्वरूप उसका मूल्य 416 रुपये हो गया, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। क्या किया गया है? वस्तु का मूल्य था मानो 100% या 100 रुपये। इसको पहले 20% घटा दिया गया। 20% घटाएंगे तो 80% बचेगा। फिर इसको 30% बढ़ा दिया गया। अब इस 80 को 30% बढ़ाओ तो 80 का 30 होगा 24, यानी मूल्य हो गया 104। अब ये बोल रहा है कि ये जो 104 है ये परिणाम स्वरूप 416 रुपये हो गया, यानी 416 किसके बराबर हैं? 104 के। और हमें वस्तु का वास्तविक मूल्य पूछा गया था, तो हम इसको 100 से गुणा करेंगे। ये इससे 4 बार कटेगा। वस्तु का वास्तविक मूल्य था 400 रुपये। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यदि A/B का मान 3:7 है तो 2A+3B रेशियो 3A+2B का मान ज्ञात करो। कैसे करेंगे? A/B का मान हमें 3:7 दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि हमें A का मान 3 और B का मान 7 दिया गया है। नीचे जो हमें रेशियो में दिया गया है उसमें A की जगह 3 और B की जगह 7 रख दो। जो भी आएगा रेशियो में आएगा और वही हमारा आंसर होगा। कैसे? क्या पूछा गया है? 2A की जगह रखेंगे 3 + 3, B की जगह रखेंगे 7 रेशियो 3A की जगह फिर 3 + 2, B की जगह फिर 7। ये कितना हो गया? 9 और 14, 23, और इधर कितना आया? 21 और 6, 27। 27 और 27 रेशियो 23 इसका था आंसर। अगला क्वेश्चन है सांख्यिकी का, स्टैटिक्स का, माध्य का क्वेश्चन है। यदि x+1, x+12, 2x+3 और 3x+5 का माध्य 21 है तो x का मान ज्ञात करो। साथियों, माध्य का क्वेश्चन है, स्टैटिक्स का, सांख्यिकी का। अगर आपको ये नहीं आता है, एग्ज़ाम की हर शिफ्ट में माध्य, माध्यिका और बहुलक से 1 से 2 क्वेश्चन तो डेफिनेट आ रहे हैं। अगर आपको ये नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा। अभी हमने एक क्लास की है, इस पर डिटेल क्लास है, पूरे डाउट क्लियर हैं। तो आप पहले वो देखिए, फिर इन क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। माध्य होता क्या है? माध्य होता है आंकड़ों का योग
बटे आंकड़ों की संख्या, ये होता है माध्य। और माध्य हमें दिया गया है 21 बराबर आंकड़ों का योग, हमें संख्याएं दी गई हैं 4, x+1, x+12, 2x + 3 और 3x + 5। तो x 2x 2x 4x 3x 7x 7x प्लस 1 और 12 13 3 16 और 5 21 प्लस 21 अपॉन संख्या कितनी है इनकी 1 2 3 और 4, ये आया। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास आएगा 84, 21 4 84, 84 = 7x + 21। इसको इधर माइनस कर दो, 7x = आएगा 63, x की वैल्यू आएगी 9। इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको ये नहीं आता है तो फिर आपके पास एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को स्किप करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो हमारी गुजारिश आपसे ये रहेगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्लास का लिंक दे दिया जाएगा। 5-4 मिनट की क्लास है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। उसको देखो, सारे डाउट क्लियर करो और एग्ज़ाम की तैयारी जारी रखो। अगला क्वेश्चन है परसेंटेज का। इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन सुनने में यह आया है कि परसेंटेज की ज़्यादा जानकारी नहीं होने के कारण कई बच्चों ने इस क्वेश्चन को स्किप किया है। क्वेश्चन क्या है कि 90 का 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। अब ये सुनने में आया है कि 90 का 83 सही 1/3% हम जल्दी में नहीं निकाल पाए, इसलिए हमें क्वेश्चन स्किप करना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने परसेंटेज पर डिटेल क्लास की हैं, उनको आप देखिए, हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएंगे आपको प्रतिशत का। पहली जो क्लास है वहाँ ये सारा डिटेल में करवाया गया है। फिर भी ये मानो आपको नहीं आता और आप एग्ज़ाम में बैठ गए, आपके सामने ये प्रतिशत 83 सही 1/3% आ गया, तो क्या करोगे आप? करना क्या है, 83 सही 1/3% तो आपसे नहीं निकला, लेकिन आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगा सकते हैं तो क्या इसको हम 50% प्लस 33 सही 1/3% 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। अगर हम इसे 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं तो क्या 50% को हम 1/2 नहीं बोलते? और 33 सही 1/3% को हम क्या 1/3 नहीं बोलते? इनको ऐड कर लो, 6 आएगा, इधर 3 आएगा, इधर 2 आएगा, यानी 5/6। इतनी सी बात थी, छुटकी सी बात थी, लेकिन इसकी वजह से, छोटी सी बात की वजह से ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बच्चों ने स्किप किया है। अब 90 का 5/6 निकालो, ये इससे कटेगा 15 बार, हमारे पास आया 75। ये 75 कितने रुपए के 60% के बराबर है? यानी ये तो है 60% और ये कितने का 60 है, इसलिए हमें निकालना है 100। 15 से फिर काट दो, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, ये 25 आएगा। आंसर हमारा निकल कर आया 25 5 125 रुपये के। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 2 की पावर x इंटू 8 की पावर 1/5 ये इक्वल है किसके? 2 की पावर 1/5 के, तो x का मान ज्ञात करो। कैसे करेंगे? 2 की पावर x इंटू 8 की पावर 1/5 बराबर है 2 की पावर 1/5 के। साथियों, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें
बेस बराबर करना होता है, यानी ये अगर 2 की पावर में है, ये अगर 2 की पावर में है तो इसे भी हम 2 की पावर में करेंगे। कैसे करेंगे? 2 की पावर x गुणा 8 जो होता है वो होता है 2 की पावर 3 और इसकी पावर 1/5, यही है ना, इक्वल है 2 की पावर 1/5 के। 2 की पावर x गुणा 2 की पावर, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/5 बराबर है 2 की पावर 1/5 के। 2 की पावर x को इधर रख लो, 2 की पावर 3/5 को इधर ले आओ, ये बट्टे में आएगा तो ऊपर आकर पावर हो जाएगी माइनस की, 2 की पावर 1/5 माइनस 3/5, ये आया। तो 2 की पावर x बराबर 2 की पावर, इसको सोल्व कर लो, 1/5 माइनस 3/5, 5 इसका एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2/5 माइनस 2/5। ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चन में यहाँ साइन, जो पावर में साइन है इसका बड़ा महत्व होता है, तो गलती से भी ये माइनस के 2/5 की जगह प्लस का 2/5 टिक ना हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने पहला जो एनालिसिस करवाया था उस क्लास में भी आया था, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन मिलता जुलता ही आया था। a प्लस बी की वैल्यू हमें दी गई है 4 और a इंटू बी की वैल्यू हमें दी गई है 3 और हमें पूछा गया है a³ प्लस b³। साथियों हमने आपको उस क्लास में, अगर आपने देखी है तो हमने आपको बताया था कि एक की a और b और a इंटू बी और a³ प्लस b³, ऐसे कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हमें दिया गया हो तो हमें करना क्या होता है, यहाँ पेयर रखकर देखने होते हैं। कैसे? a प्लस बी की वैल्यू 4 दी गई है तो हमारे पास पेयर क्या होंगे, 1 प्लस 3, 2 प्लस 2 और 3 प्लस 1, ये तो दोनों एक ही हो गए। ये 3 पेयर संभव हैं। अब इनमें देखते हैं एलिमिनेट कैसे करेंगे, इनको काटेंगे कैसे। 1 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई 3 आएगा? आएगा। 2 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या आएगा? नहीं आएगा। 3 प्लस 1 फिर 3 हो गया। तो चाहे a की वैल्यू 1 रख दो, b की वैल्यू 3 रख दो, या फिर a की वैल्यू 3 या b की वैल्यू 1 रख दो। अब हमें निकालना है इनका क्यूब का योग, तो कोई सा ही ले लो, 1 3 ले लो, चाहे 3 1 एक ही होगा, दोनों का बराबर ही पावर है। 1 की पावर 1 होती है, 3 की पावर 3 27 होती है और योग हमारे पास 28 आए। अगला क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी रूल का। 11 से डिविजिबल आपको पूछा गया है। क्या बोल रहा है कि 3 4 p7, ये कोई संख्या है 4 अंकों की और ये 11 से डिविजिबल है यानी विभाजित है, तो हमें p का मान बताना है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल में इनका योग करके देखते हैं और जितना कम होता है उतना ऐड कर देते हैं। तो 4 और 7, ये तो 11 हो गया। आगे बचा 3, 3 में हम कितना जोड़ें कि 11 आ जाएं, तो p की जगह हमें रखना होगा 8। अब हमारी संख्या आई 3 4 8 7, इसको हम चाहे देखें या ना देखें ये 11 से डिविजिबल है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यदि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3185 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसके आधार की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। साथियों शंकु होता क्या है, क्या ऐसी ही एक शेप
शंकु होती है और ये इसका आधार है और ये इसकी त्रिज्या होती है। इसका मान हमें दिया गया है 35 सेंटीमीटर। ये एल होता है तिर्यक ऊंचाई जिसको बोलते हैं, तिर्यक लंबाई या ऊंचाई, और ये होती है इसकी हाइट। हमें क्या पूछा गया है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करो, यानी एच पूछा गया। दिया क्या गया है 3185 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। साथियों, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिनको इनका सूत्र याद होता है वो डायरेक्ट ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिनको नहीं होता है उनको स्किप करने के अलावा कोई ऑप्शन दूसरा नहीं होता है। पाई आर एल, ये इसका वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है क्षेत्रफल का। ये किसके बराबर दिया गया है 3185 पाई cm स्क्वायर। ध्यान दें, यहाँ क्षेत्रफल में, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई 7 में दिया गया है। इसको भूल जाएंगे तो फिर क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। ये पाई 7 में लेकर चलना जरूरी है। हमें क्या दिया गया है, पाई यहाँ है, आर का मान दिया गया है 35 गुणा 35 और एल गुणा में बच जाएगा, इधर आएगा 3185 पाई। दोनों तरफ पाई है, पाई से पाई काट दो, 35 का इसमें भाग दे दो, हो जाएगा। कितना आएगा 35 9 में 315, 3 5 35, 91 आएगा। एल का मान हमारे पास है 91, यानी तिर्यक ऊंचाई है हमारे पास 91। अब देखने वाली बात यह होती है कि एक शंकु में एक समकोण त्रिभुज बनता है। ये इसकी ऊंचाई है, ये इसके आधार की त्रिज्या है और ये इसके तिर्यक ऊंचाई एल है। इस समकोण त्रिभुज में अगर ये हमें 91 दिया गया है, ये हमें 35 दिया गया है, तो इसकी वैल्यू हमें पूछी गई है। अब हमें क्या करना है, या तो हम 91 का स्क्वायर करें, उसमें से 35 का स्क्वायर घटाएं, और अगर हमें स्क्वायर याद नहीं है तो फिर दिक्कत होती है। 91 का स्क्वायर होता है 8281 और 35 का स्क्वायर होता है 1225। इनको घटा दो, जो संख्या आती है उसका अंडर रूट कर दो, वो इसका आंसर आ जाएगा। और एक दूसरा ऑप्शन हमारे साथ सामने ये है कि ये दोनों 7 का मल्टीप्लाई, ये 7 का है 5 बार, ये 7 का है 13 बार, ये 13 है, ये 5 है, ये 13 है और ये 5 है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का होता है 25, दोनों को घटाएंगे हमारे पास आएगा 144, यानी 12 का। 12 का स्क्वायर हमारे पास आया, और ये 7 का मल्टीप्लाई ये भी है, ये भी है, इसको भी 7 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी 84 हमारी हाइट आई। अब निकाल कर ये देखो कि क्या इससे भी 84 आ रहा है। कहीं किसी के मन में डाउट आ जाए तो यहाँ देख लो, 11 में से 5 जाएंगे 6 आएगा, 7 में से 2 जाएगा 5 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 7 आएगा, 70 56 एग्जैक्ट 84 का स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देखो, यह भी क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। रेक्टेंगल और सर्कल दोनों को मिलाकर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और लगभग हर शिफ्ट में ही ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। लैंग्वेज लगभग सेम ही हो रही है, सिर्फ ये 2 आंकड़े चेंज कर रहा है, लंबाई और चौड़ाई रेक्टेंगल की। बाकी लगभग सेम ही पूछा जा रहा है, वृत्त की परिधि पूछा जा रहा है, लेकिन आगे की शिफ्ट में ये चेंज करके वृत्त की परिधि की जगह वृत्त का क्षेत्रफल पूछ ले, वृत्त की त्रिज्या पूछ ले, कुछ भी पूछा जा सकता है। हमें दिया गया है रेक्टेंगल और उसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। लंबाई है इसकी 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई है इसकी 9 सेंटीमीटर। इसके चारों तरफ बनने वाला अगर हम वृत्त निकालें
ऐसा कुछ बनेगा इनको टच करता हुआ। अरे यार बन जा। ऐसा कुछ बनेगा। अगर ये वृत्त बन रहा है तो हमें क्या करना है, ये इसका व्यास हुआ और अगर इसका आधा कर दें तो ये इसकी त्रिज्या हुई। अगर हम इस आयत का ये जो कर्ण है वो निकाल लें बीच का, तो उसका आधा करने पर त्रिज्या आ जाएगी हमारे पास वृत्त की। यही तो है। तो कर्ण निकलता कैसे है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दोनों का योग करके अंडर रूट कर दो। 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81, दोनों को जोड़ेंगे 225। ये आएगा पूरा हमारे पास 15 सेंटीमीटर। 225 15 का स्क्वायर होता है। तो वृत्त की त्रिज्या निकल कर आई हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पूछा गया है, वृत्त की परिधि। कुछ भी पूछा जा सकता है वृत्त का। परिधि पूछी गई है, क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, वो निकालते। परिधि का सूत्र होता है 2πr, 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा r का मान 7.5, या फिर हम इसको रख सकते हैं 15/2। ईजी रहेगा। ये इससे काट दो। 15 दूनी 30, 3 15 दूनी 30, 33 330/7 जो आता है वो निकाल दो। 7 चौक 28, 5 0 7 7 49, 1 4 1 7। कितना भी आए, जितना आए वो निकाल दो। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है माध्यिका का। मेडिन का क्वेश्चन है 3 5 6 2p + 3 3p + 2 15 25 और 51 की माध्यिका दी गई है 10 से। तो p का मान ज्ञात करो। साथियों, अगर आपको माध्य माध्यिका और बहुलक के क्वेश्चन नहीं आते हैं तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित सांख्यिकी के माध्य माध्यिका और बहुलक से पूछे जा रहे हैं। वो किसी भी प्रकार पूछे जा सकते हैं। अगर आपको इनमें कोई भी थोड़ा भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक डाल देंगे। 5-1 मिनट की क्लास है, वो आप देखें, वहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप इनको आसानी से कर सकते हो। ये क्वेश्चन है माध्यिका का। तो माध्यिका में हमें करना क्या होता है, या तो हमें जो भी आंकड़े हमें दिए गए होते हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में रखना होता है। यहाँ हमें देखने को ये मिल रहा है कि 3 5 6 ये वेरिएबल हैं, 15 25 51 यहाँ आंकड़े हमें बढ़ते हुए क्रम में दिए गए हैं। बढ़ते क्रम में आंकड़े देने के बाद में हमें आंकड़ों का काउंटिंग करनी होती है, कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आंकड़े हैं। तो 3 इधर छोड़ दो और 3 इधर छोड़ दो। बीच में जो आंकड़े आए 2, उन दोनों का योग करके 2 का भाग दे दो, वही इसकी माध्यिका है। दोनों का योग करेंगे, 3 और 2 5p + 3 और 2 5/2। ये किसके बराबर दिया गया है, 10 के बराबर। यानी 5p + 5 बराबर आएगा 20, 5p बराबर 15 और p की वैल्यू आएगी 5। अगला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण ऐसे क्वेश्चन हैं आरआरबी के रेलवे के एग्जामों में अभी तक नहीं पूछे गए थे, लेकिन इस बार ये जो 12th लेवल का पेपर है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शामिल किया गया है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। हो सकता है किसी शिफ्ट में डायरेक्ट इक्वेशन देके उसके मूल पूछ लिए गए हों, उसके रूट पूछ लिए गए हों, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो इसकी प्रॉपर्टी पर है वो पूछे जा रहे हैं। इक्वेशन हमें दी गई है x² - px + 6 = 0।
एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका एक मूल 2 है, 2 इसका एक रूट है, यानी पहला रूट एल्फा इसका 2 है। साथियों हमें पता है कि मूलों का जो गुणनफल है एल्फा इंटू बीटा वो होता है सी अपॉन ए के बराबर। सी ए की जगह हमें यहाँ कुछ नहीं दिया गया तो 1 मान लिया गया और सी की जगह 6 दिया गया है, तो एल्फा इंटू बीटा बराबर 6। एल्फा का मान हमें दिया गया है 2 इंटू बीटा इक्वल टू 6। बीटा की वैल्यू यहाँ से निकल कर आई 3। और हमें यह भी पता है कि एल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग हमारे पास होता है माइनस बी अपॉन ए की जगह फिर यहाँ कोई गुणा नहीं दिया गया, मल्टीप्लाई नहीं दिया गया है, तो हम 1 मान लेंगे और ये निकल कर आएगा माइनस बी की जगह दिया गया है माइनस पी, तो माइनस और माइनस प्लस, एल्फा और बीटा का मान आएगा पी। अब p की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, एल्फा की जगह रख दो 2 प्लस बीटा की जगह रख दो 3 बराबर p, यानी p बराबर 5। ये आया। अब अगली इक्वेशन हमें दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस क्यू बराबर 0। क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसमें हमें सबसे पहले p का मान रखेंगे तो इक्वेशन हमारे पास आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2px, p की जगह रख देंगे 5 तो 10x आ जाएगा प्लस q इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हमें दिया गया है कि इस इक्वेशन के रूट समान हैं और हमें पता होना चाहिए कि किसी भी इक्वेशन के रूट समान होते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, b की जगह रखा है माइनस 10 तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 100 माइनस 4, a की जगह है अपना इस इक्वेशन में 1 और c की जगह है q, तो आएगा q बराबर 0, यानी 4q इक्वल टू 100 और q की वैल्यू निकल के आएगी 25। ऐसे क्वेश्चन आरआरबी के एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं। साथियों एक बार मैं फिर आपको बताना चाहूँगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण आरआरबी के हर शिफ्ट में आ रहा है और थोड़े से डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो हमने हमारे चैनल पर इसकी एक डिटेल क्लास की है, 10-12 मिनट की क्लास है, उसमें इसका पूरा कंसेप्ट डाला गया है। आप उसको देखिए, उसके बाद में आपका कोई कंसेप्ट नहीं रहेगा, बाकी नहीं रहेगा, कोई भी कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो उनके लिए तैयार रहें। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एज का क्वेश्चन है। दिया क्या गया है? ए की वर्तमान आयु का 3 गुना बी की वर्तमान आयु से 25 अधिक है। 10 वर्ष बाद बी की आयु का 2 गुना ए की आयु के 3 गुणे से 18 वर्ष कम होगा। बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? ए और बी हमें 2 दिए गए हैं। अब कहा क्या गया है कि ए की आयु का 3 गुना, ये लो हो गया 3 गुना, बी की वर्तमान आयु से 25 अधिक है, ये अधिक है, बी में 25 जोड़ दो, ये इसके बराबर हो जाएगा। अगला क्या दिया गया है? एक इक्वेशन और बनेगी सी की कि 10 वर्ष बाद बी की आयु, 10 वर्ष बाद बी की आयु ये होगी, बी की आयु का 2 गुना, इसका भी 2 गुना, ए की आयु के 3 गुणे, इसमें भी 10 वर्ष जोड़ो, ए की आयु के 3 गुणे से 18 वर्ष, इसमें 18 और जोड़ दो, कम होगा तो 18 और जोड़ दो। क्या आया? 3a प्लस 30 बराबर 2b प्लस 20 प्लस 18, तो 2b प्लस 38 बराबर 3a प्लस 30। 3a की जगह b प्लस 25 रख दो, b प्लस
25 प्लस 36 बराबर 2b प्लस 38। ये इधर आएगा 2 बचेगा, ये इधर आएगा b बचेगा, ये इधर जाएगा 23। इतना ही है ना, ये इधर आएगा, इधर 2 बचेगा, वो उधर जाएगा 23। ये b की आयु आई। अगला क्वेश्चन देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, देखते ही आंसर कर सकते हैं। करते हैं। रोहित ने 30,000 रुपये में एक बाइक खरीदी पुरानी, उसमें 5,000 रुपये में इसकी मरम्मत करवाई प्लस 5,000, टोटल लागत हो गई 35,000, और इसको 42,000 रुपये में बेच दिया। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जा रहा है। प्रॉफिट हुआ इसको, टोटल लागत थी 35, बेच दिया इसने 42,000 में, प्रॉफिट हुआ इसका 7,000 रुपये। प्रॉफिट गिना किस पे जाएगा, जो आपका टोटल खर्चा आया, जिसमें खरीद और मरम्मत जो दोनों जोड़ी जाती हैं। 35,000 पे गुणा 100, ये इससे 5 बार कटेगा, प्रॉफिट परसेंट आएगा 20। अगला क्वेश्चन देखिए, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। राम और श्याम ने क्रमशः 48,000 रुपये और 72,000 रुपये के निवेश के साथ व्यापार शुरू किया। 6530 रुपये के वार्षिक लाभ में राम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। साथियों, एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई टाइम का लफड़ा नहीं है, डायरेक्ट इनका निवेश दिया गया है और इन्हीं के अनुपात में इस लाभ को बांटना है। सीधा देखकर बिना पेन पेपर के क्वेश्चन हो सकता है। कैसे होगा, ये इधर राम है, ये इधर श्याम है। राम ने लगाए 48,000 रुपये और श्याम ने लगाए 72,000 रुपये। इनको काट दो, 24 दूने 48, 24। तो क्या आया हमारे पास? हमारे पास राम और श्याम का इन्वेस्टमेंट का रेशियो आया 2:3, 2:3। और इनका जो प्रॉफिट है, ईयरली प्रॉफिट, वो है 6530 6530 रुपये। हमें पूछा गया है राम का। राम का है 2 में, टोटल है 5, 3 और 2 5। तो राम का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से इसको उड़ा दो, 13 0 6, 13 दूनी 26, 12। ये आ गया राम का प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन देखो, एसआई साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, लेकिन इसने भी थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट की है बच्चों में। कैसे, देखो, हमें मूलधन दिया गया है 2,000 रुपये, रेट दी गई है 6.25%, लेकिन टाइम की बात करें तो टाइम यहाँ डेट में दिया गया है। कहाँ से? 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023 तक, यानी 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023 तक। अब यहाँ दिनों में टाइम दिया गया, समय जो है वो दिनों में है। कैसे? फरवरी के दिन देखें हम, यहाँ से 17 दिन फरवरी के बचते हैं, बीच में आया मार्च, 31 दिन मार्च के बचते हैं, और 25 दिन अप्रैल के बचते हैं। 6 7 13 और 5 1 6 और 1 7, 73 दिन हमारा समय आया। 73 दिन, 73 दिन समय आया, तो 73 दिन का ब्याज निकालना है हमें। 73 दिन का ब्याज हम कैसे निकालेंगे? मूलधन हमारा 2,000 रुपये, रेट हमारी है 6.25%। इसको ऐसे ना लिखकर, क्या इसको 25/4 लिख सकते हैं? यही होता है 25/4 का मान 6। तो इसको गुणा कर दो 25 से, नीचे गुणा कर दो 4 से, हो गया 25/4। अब हमारा समय आया 73 दिन आया था, 73
बटे 365 और ये परसेंट ब्याज का, यहाँ से निकालो। ये आया 400 से 2000 5 बार, और ये 7 पंजो 35, 3 पंजे 15, 5 बार ये कटेगा, 5 से 5 ये कटेगा, यानी हमारा आंसर आएगा 25 रुपये। इन दिनों की वजह से, दिनों में समय देने की वजह से बच्चे कंफ्यूज हुए और उनसे टाइम काउंट नहीं हो पाया। एक ये भी प्रॉब्लम निकल के आती है, यहाँ जो ईयर दिया गया था 2023 और फरवरी का मंथ दिया गया है, तो टाइम काउंट करने में हमें ये भी देखना होता है कि ये लीप ईयर है या नहीं। अगर लीप ईयर होता, मानो इसकी जगह 2024 होता, तो वो लीप ईयर होता है। लीप ईयर होता तो इसमें एक दिन और काउंट होता, फिर हमें 74 दिन का ब्याज निकालना पड़ता। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा का क्वेश्चन है। एक नाव की धारा की दिशा में चाल 12 किलोमीटर प्रति आवर और विपरीत दिशा में चाल 4 किलोमीटर पर आवर है, तो शांत पानी में नाव की चाल ज्ञात करो। एकदम इजी क्वेश्चन है, देखते ही होने वाला क्वेश्चन है। हमें पता है कि विपरीत दिशा में जितनी चाल दी गई है और दिशा में जितनी चाल दी गई है, उन दोनों को जोड़कर अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारी शांत पानी में नाव की चाल आ सकती है। ये शांत पानी में नाव की चाल इसमें पूछी गई है, तो आपने इतना कर दिया। लेकिन ये शांत पानी में नाव की चाल की बजाय आपको कोई दूरी पूछ ले, विपरीत दिशा में इतनी दूरी कितने समय में तय करेगा, इस दिशा में इतनी दूरी कितने समय में तय करेगा, तो वो आपको निकालना आना चाहिए। आगे क्वेश्चन देखो, रमेश बिंदु ए से बी तक की दूरी 10 किलोमीटर प्रति आवर और बी से सी तक की दूरी 15 km/h और सी से डी तक की दूरी 20 km/h की गति से तय करता है, तो पूरी यात्रा में रमेश की औसत चाल ज्ञात करो यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी। यानी सभी बिंदुओं के बीच की दूरी इक्वल है। बिंदु कौन कौन से हैं हमारे पास, ये मानो उसने इतनी दूरी तय की, ए से वो चला, बी तक आया, बी से चला, सी तक आया, सी से चला, डी तक आया, सब बराबर दूरी है। बराबर दूरी में यहाँ चाल है उसकी 10 km/h, यहाँ है 15 km/h और यहाँ है 20 km/h। तीनों दूरी बराबर हैं, तो क्या मैं इनको सबको 60-60 किलोमीटर मान लूँ? अगर इनको मैं 60 किलोमीटर मानूँ तो ए से बी तक उसको लगते हैं 6 घंटे, बी से सी तक उसको लगते हैं 4 घंटे, सी से डी तक उसको लगते हैं 3 घंटे, यानी उसको लगे 13 घंटे। और उसने कितनी दूरी तय कर ली? 60-60-60 180 किलोमीटर। पूछ क्या रहा है? औसत चाल। औसत चाल का सूत्र यही तो होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी उसने 180 किलोमीटर ज्ञात तय की और समय उसको लगा 13 घंटे। निकाल दो, 13 169 और आगे 13 होगा नहीं, 82 होगा, तो 13 11 13 इतनी उसकी औसत चाल हो गई। साथियों, ये आज हम रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर चल रहा है उसका 12 और 13 अगस्त का रिव्यू लेकर आए आपके लिए। इसमें कुछ क्वेश्चन इजी भी देखने को मिले, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो